So we're going to start a new topic. It is a mechanism of a fertilization. So in that, sperm get fused with the ovum in this process. So firstly, आप देखो तो movement of sperm आपको दिखेगा towards the egg. कल अपने वीडियो में भी देखा था, बहुत हजारों लाखों स्पर्म एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करते, ओके, एक एक्टिव मूवमेंट होती है, बट कुछ स्पर्म की डेथ हो जाती है, ओके. सो 50% ऑफ स्पर्म आर डीमोलाइज्ड, ब्रोकन, डिस्ट्रॉयड. क्यों ऐसा होता है? रीजन है यहाँ पे कि कुछ स्पर्म जो होंगे वीक होंगे, या फिर कुछ केमिकल्स जो बॉडी में जो रिलीज होते हैं वो उनको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो आधे तो वहीं पे मर गए, बट जो भी 50% बचे हैं, ओके, ये आगे बढ़ेंगे. उस प्रोसेस को बोलते हैं कैपेसिटेशन. जिस स्पर्म की कैपेसिटी अच्छी है, हेल्दी है, वही स्पर्म आगे क्या करते, कंपीट करते एक दूसरे के साथ. ये कंपटीशन क्यों हो रहा है? ये कंपटीशन ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए, कैसे भी करके उनको कहाँ पे पहुंचना है, ओवम के पास पहुंचना है, बिकॉज स्पर्म आर मोटाइल. तो ये प्रोसेस चलेगा अप टू द 6 आवर्स, ज्यादा 6 आवर्स तक चलने वाला है. देन एक्रोसोम मेम्ब्रेन, यानी कि एक्रोसोम जो हेड रीजन होता है, ओके, वो हेड रीजन क्या होगा, अभी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को सिक्रीट करता है, उसकी वजह से आगे काम इजी हो जाते हैं, जिसमें होता है कैल्शियम, ओके, एंड अपनी टेल के साथ, यानी कि उसकी जो पूंछ होगी उसके साथ वो मूवमेंट करता है. विप्लैश मूवमेंट बोलते हैं उसको. विप्लैश यानी कि क्या, ऊपर नीचे सा मूवमेंट करता है. मैं दिखा भी सकता हूं आपको. तो सपोज करो कि वी हैव स्पर्म, ओके, उसके पास ऐसी टेल होती है, ये ऐसी विप्लैश मूवमेंट, कंटिन्यूअसली विप्लैश ऐसे मूवमेंट करता है, जिसके वजह से ये क्या, स्पर्म मूवमेंट कर पाता है अपने टेल की, और एक जगह से दूसरी जगह पे वो मूवमेंट करता है. सो इट इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम प्लस आयंस. नाउ यहाँ पे एक नोटेशन दिया हुआ है. इंडियन लॉ के हिसाब से हिंदू मैरिज एक्ट्स जो होता है, हिंदू यानी कि इंडियंस की, द मैरिटेबल एज ऑफ अ बॉय एंड गर्ल एज पर द एक्ट इज, कितना होता है? बॉय को होना चाहिए 21, यानी इट इज अडल्ट एज. नाउ गर्ल्स इज 18, यानी कि ये जो बालिक अवस्था होती है ना, बालिक अवस्था, ये कि मिनिमम गर्ल्स की एज क्या होनी चाहिए, 18 साल, और बॉयज की एज होनी चाहिए 21. ये क्यों है? रीजन है कि आज भी आपको पता ही होगा कि कुछ इंडिया के कुछ गांव एरिया में, यानी कि सपोज कर लो यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, महाराष्ट्र का कुछ रीजन है, और आसाम, ये साइड जो भी पिछड़े हुए गांव है, पिछड़े हुए यानी कि क्या, वहां पे ज्यादा इतनी डेवलपमेंट नहीं. आज भी वहां पे गए ना तो एकदम गांव जैसा फीलिंग आता है, बट वहां के जो लोग है, ओके, उनकी समझ अभी भी वैसी ही है. भले ही वो एजुकेटेड है, फिर भी उनको ऐसा लगता है कि बच्चों की शादी कम एज में हो गई तो अच्छा है. बट क्या है कि बच्चों की शादी होने में कुछ प्रॉब्लम नहीं, होने के बाद जो प्रॉब्लम है उसमें कि बच्चों की एज अगर कम है, सपोज 13-14 साल है, इस एज में कि मेंटली वो मैच्योर नहीं होते, पहली बात तो. प्लस फीमेल्स में अगर गर्ल है तो उनमें सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी जल्दी इतने डेवलप नहीं हुए होते. प्लस जो बेबी कंसीव करने की कैपेसिटी वो भी कम होती है. सो इसमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ओके. शादी करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो शादी होने के बाद जो प्रॉब्लम है उन फीमेल्स को फेस करना पड़ता है, कि उनको घर भी संभालना है, बाकी की चीजें भी करनी है. तो जो बेबी डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो एक तरह से अच्छा नहीं होगा. तो अच्छा होने के लिए गवर्नमेंट ने ही एक क्या कर दिया है, एक्ट बना दिया है, कि एक्ट का नाम है हिंदू मैरिज एक्ट, ओके, जिसमें बच्चों की एज डिफाइंड कर दी है, फिक्स कर दी है. अगर ऐसा भी होता है कि कभी कभार बच्चों की मर्जी से भी शादी कर दी जाए तो भी एक्ट के अगेंस्ट
उन दोनों को भी जेल हो सकती है, कुछ फाइन लग सकता है। तो ये बहुत है करने जाए तो, बट फिर भी कुछ कुछ गांव में अभी भी कम एज में शादी फिक्स हो जाती है, बट होती है कि नहीं होती वो उनको ही पता। नाउ एज अ रिजल्ट कैपेसिटेशन द स्पर्म बिकम एक्सट्रैक्टिव। अभी जैसा कैपेसिटी कैल्शियम प्लस आयन उनके पास मिल गया ना, उनके पास एनर्जी बूस्टिंग का काम चलने लगता है। तो एनर्जी बूस्टिंग मिल गया, एनर्जी मिल गई, तो वो ज्यादा फास्ट वे में काम करने लगेंगे, आगे मूवमेंट करते रहेंगे। नहीं ये अभी वजाना से कहाँ पे जाएंगे, यूट्रस तक जाएंगे। वजाना से कहाँ पे जाएंगे, यूट्रस में, कल ही मैंने दिखाया था। आगे बढ़ेंगे ओविडक्ट की तरफ। ओविडक्ट के पास क्या है, तो उसका वेट कर रहा है ओवम, यानी एग उसका वेट कर रहा है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एक्टिव द स्पर्म, एक और हार्मोन है प्रोस्टाग्लैंडिन, ओके, वो उनको और मदद करता है एक्टिव बनाने में। द वेस्टिबुलर सिक्रेशन ऑफ द फीमेल आल्सो एनहांस द स्पर्म मोर्टालिटी। तो वेस्टिबुलर यानी कि क्या, वेस्टिबुलर ऑर्गन जो है वजाना के अंदर, उनके पास भी एक एक्टिव सिक्रेशन होता है, ओके, सपोज को हार्मोन ही है वो, और उसको मदद करता है एंट्री करवाने की। स्पर्म स्विम एट एवरेज ऑफ स्पीड 1.5 मिलीमीटर पर मिनट, यानी कि देखने गए तो ये ज्यादा कुछ डिस्टेंस भी नहीं है, 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, बट इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए इतना टाइम लगता है ना, यानी 5 to 6 आवर्स, सोचो कितना टाइम लगता है उनको एक जगह से एक 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, यानी कि सोचो स्पर्म कितने छोटे होंगे। ओके, द स्पर्म रीच अप टू द एम्पुला, जैसे ही यूट्रस से एम्पुला में पहुंचेंगे, एज अ रिजल्ट देयर ओन स्विमिंग एंड द पार्टली by the contraction of uterus and fallopian tube stimulated by the oxytocin। अभी यहाँ पे और हार्मोन जो रिलीज होता है फीमेल जो गोनड यानी कि ओवरी से, वो है ऑक्सीटोसिन। आफ्टर कैपेसिटेशन स्पर्म में रीच एम्पुला विद इन 5 मिनट्स, कितने मिनट में, 5 मिनट में वहां पे पहुंच जाएंगे एम्पुला से वहां तक। स्पर्म कैन रिमेन वायबल फॉर 24 to 40 ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अंडरलाइन कर लो इस लाइन को, कि स्पर्म की जो जिंदा रहने की जो कैपेसिटी है सिर्फ 24 से 48 आवर्स तक हो सकती है। तो इस टाइम पीरियड में अगर स्पर्म यूट्रस से यानी कि वजाना से अगर एम्पुला फैलो अपना ओविडक्ट की तरफ नहीं बढ़ा, तो उसकी एनर्जी खत्म करके वो खुद ही मर जाए। तो वो ऐसा तो होता नहीं है, बट हो भी गया, बट उसकी लाइफ इतनी ही है, एक बार मेल बॉडी से वो रिलीज हो जाता है, उसके बाद 48 आवर्स तक ही जिंदा रहेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। बट उससे भी कम टाइम होता है ओवम के पास, ओवम के पास 24 आवर ही होते हैं। इसलिए स्पर्म को कैसे भी तरह से उसको 24 आवर के बीच में ही उसको क्या करना है, फर्टिलाइज करना है, ये उसका मेन टारगेट होता है। नाउ द एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू एग कैसा है, 200 to 400 मिलियन स्पर्म, कितने हैं, 400 200 से 400 मिलियन, सोचो कितने हैं ये, 40 करोड़ इतने क्या है स्पर्म है, उसमें से कुछ ही आगे बढ़ेंगे। ओनली फ्यू हंड्रेड मैनेज टू रीच एम्पुला, सबका टारगेट एम्पुला रीजन तक पहुंचना है, ओवरी के ऊपर का रीजन। सो थ्रू दिस मेनी स्पर्म आर रिलीज और रीच्ड अप टू द एम्पुला, बट ओनली सिंगल स्पर्म फर्टिलाइज। करोड़ों टारगेट होते हैं आगे बढ़ के कि हमको ओवम को फर्टिलाइज करना है, बट किसी ओवम को पता नहीं होता कि मैं ही ओवम तक पहुंचूंगा, उनको पता नहीं कि बीच में उसकी डेथ हो जाएगी, उसको कहीं ना कहीं हाँ एंजाइम के थ्रू उसको मारा जाएगा, वो कुछ नहीं पता। टारगेट है ओवम को फर्टिलाइज करना। नाउ द स्पर्म आफ्टर रीचिंग द एग, द ओवम कम्स टू लाई अगेंस्ट इट। ओवम क्या होता है, उसके अगेंस्ट वेट करता ही है वैसे तो। इट्स एक्रोसोम रिलीजेस द लाइसिन, एक्रोसोम एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका लाइसिन इफेक्ट होता है, लाइसिन यानी कि वो लाइज करता है, यानी कि क्या करता है, ब्रेक करता है। एंजाइम का नाम है हाइलुरोडिनेज, हाइलुरोडिनेज। पहले तो वो किसको यानी कि ब्रेक करता है, तो कोरोना रेडिएटा, आपको पता है आउटर लेयर ओवम का, उसको क्या करता है, ब्रेक करता है। ब्रेक करने की एक्टिविटी को बोलते हैं पेनिट्रेशन। दिस सेपरेट्स द एंड डिसॉल्व द सेल कोरोना रेडिएटा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।
कि हाइड्रोलोनिडेज जो है ये एंजाइम कैसा काम करता है, लाइजिन की तरह काम करता है। ये ब्रेक करता है वहां की सेल्स को, धीरे धीरे हटाते जाता है क्योंकि जगह बना नहीं है। ओके, तो यहाँ पे कोरोना रेडिएटा पहला टारगेट बनता है, आउटर लेयर इसकी। सो द स्पर्म हेड पासेस थ्रू द जोना पेलिसुडा। जोना पेलिसुडा आपको पता ही है इंटरनल सेकंड लेयर है। सेकंड लेयर को भी ब्रेक करना है क्योंकि ओवम तो अंदर है, उसके थर्ड के फोर्थ रीजन में वो छिपा हुआ है। तो यहाँ पे जोना पेलिसुडा को पास कर लेता है। कैसे करेगा, यहाँ पे दूसरा एंजाइम उसको हेल्प करेगा, इट इज अ फर्टिलाइजिंग। जोना पेलिसुडा को ब्रेक करने के लिए सेकंड एंजाइम आता है फर्टिलाइजिंग। फर्टिलाइजिंग जोना पेलिसुडा को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, क्योंकि वहां पे दो रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं। रिसेप्टर यानी कि क्या, कि जो एंजाइम आएगा केमिकल फॉर्म का वो रिसीव करेगा, क्योंकि रिसेप्टर जो होते हैं उसके पास ऐसा हेड रीजन होता है जो एक एक मॉलिक्यूल को एंट्री करा के वो क्या करता है, वो वहां की जो बैरियर है वॉल लाइक उसको हटा देगा। तो यहाँ पे रिसेप्टर का नाम है ZP3 एंड ZP2। कभी भी ये आता है क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजिंग हार्मोन किस रिसेप्टर को जाके बाइंड होता है, तो वो है ZP3 एंड ZP2। फर्टिलाइजिंग और क्या करता है, इट बाइंड्स द एसिडिक प्रोटीन एंड एंटी फर्टिलाइजिंग स्पर्म। एंटी फर्टिलाइजिंग स्पर्म यानी कि क्या, स्पर्म के पास ऑलरेडी फर्टिलाइजिंग एक हार्मोन है जो डिस्ट्रॉय करेगा ZP3 एंड ZP2 को, यानी ZP2 तो रिसेप्टर से जोना पेलिसुडा को ब्रेक करेगा। नाउ इट ब्रिंग्स अबाउट अ अट्रैक्शन टू स्पर्म टू रिलीज द एग एंड एनहांस द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को बहुत अच्छे ढंग से करने में ये हेल्प करता है। सो फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग इंटरेक्शन अ स्पीसीज स्पेसिफिक। अभी क्या होता है पता है क्या, मैं बता देता चाहता हूँ कि सपोज करो कि स्पर्म जो एंट्री करने वाले वजाइना के अंदर, उनको पता नहीं कि वो जो स्पर्म है वो कोई ह्यूमन के या फिर दूसरे किसी एनिमल, सपोज करो मैमल है, बट सभी मैमल के जो स्पर्म की जो इंटरेक्शन प्रॉपर्टी होती है वो अलग अलग होती है। तो सपोज करो कि एनिमल की बात करते हैं, तो एनिमल में अगर टाइगर है, टाइगर एक अलग फैमिली से बिलोंग करता है और उसके अगेंस्ट में कोई दूसरा एनिमल रख दिया जाए, कोई भी हर्बीवोरस या फिर कार्निवोरस भी हो, बट वो टाइगर नहीं, तो उनके अगर स्पर्म अगर मैच करते, कभी मैच तो होंगे नहीं, वो कभी होगा भी नहीं, बट जोना पेलिसुडा के पास वहां पे क्या होता है, एक एंटी फर्टिलाइजिंग हार्मोन होता है। तो सपोज करो कि मैं आपको डायग्रामेटिकली बता देता हूँ। एक स्पीसीज 1 है, स्पीसीज 1 है कोई भी मैमल कैटेगरी की, और दूसरा है स्पीसीज 2। ये स्पीसीज 2 है, स्पीसीज 1 ये अलग है, स्पीसीज 2 अलग है, दोनों भी फैमिली अलग है, स्पीसीज अलग है, जिसके वजह से यहाँ पे मैंने कलरेशन दिया हुआ। अभी सपोज करो कि गलत ढंग से किया प्रेजेंट, मैं यहाँ पे उसको और ड्रॉ कर देता हूँ। स्पीसीज 2 है, तो मैं ये स्पीसीज 2 है। अभी सपोज करो कि यहाँ पे है ओवम, ओवम के ऊपर लेयरिंग है, अभी यहाँ पे जो हार्मोन रिलीज होने वाला है, ओके, वो है सपोज करो स्पीसीज 1 का। ये हार्मोन जो है, क्योंकि ये स्पीसीज 1 से मैच करने वाला है। स्पीसीज 1 सपोज करो कोई मैमल है, टाइगर का ही सपोज करो, टाइगर करो, लायन करो,
और ये कोई तो भी दूसरा एनिमल है, बट वो लायन या फिर टाइगर फैमिली से नहीं है, दूसरा कोई तो भी। अभी यहाँ पे जो हार्मोन होंगे, ओके, वो सिर्फ किसको पहचान सकते हैं? स्पीसीज 1 वाले को। स्पीसीज 2 वाले के भले ही स्पर्म आगे होंगे, बट स्पीसीज 2 को रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो इसको क्या करेंगे? स्टॉप कर देंगे आप। दे विल स्टॉप स्पीसीज 2 स्पर्म। यहाँ पे 2 स्पर्म भले ही एंट्री कर रहे होंगे, बट अगर वो स्पीसीज 1 से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो स्पीसीज 1 का ही ओवम क्या होगा? फर्टिलाइज होगा। स्पीसीज 2 का स्पर्म होगा ही नहीं, क्योंकि उसके रिसेप्टर के पास जो एंजाइम है एंटी फर्टिलाइजिंग, ये क्या करता है? स्पीसीज 2 को वहीं पे मार देगा, आने नहीं देगा। सिर्फ वो रिकॉग्नाइज किसको करेगा? स्पीसीज 1 को, क्योंकि स्पीसीज 1 का ही ओवम सीक्रेट कर रहा है एंटी फर्टिलाइजिंग, जो रिकॉग्नाइज करेगा। सपोज करो बोलते कि कोई हॉल के अंदर पार्टी चल रही है, वहां के हॉल के अंदर कोई पासेस है। पासेस किसी के लिए जाते हैं? जो बाहर के नहीं होने चाहिए, जो जिनके पास पास है वही वैलिड है और वो एंट्री कर सकता है। यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन है, पास है किसका? तो स्पीसीज 1 का, वो स्पीसीज 2 को कभी एंट्री देगा ही नहीं, क्योंकि उसको एंट्री करवाने के लिए उसके पास ये हार्मोन नहीं, एंटी फर्टिलाइजिंग। क्योंकि एंटी फर्टिलाइजिंग डिसाइड करेगा कि ये स्पीसीज 1 का ही है, स्पीसीज 2 का है। मैं नाम के लिए ऐसा नहीं ले रहा हूँ, बट स्पीसीज 1 एंड स्पीसीज 2 दोनों भी अलग अलग एनिमल है, और दोनों के एनिमल के स्पर्म की रिकॉग्निशन एंटी फर्टिलाइजिंग करेगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो स्पीसीज 1 यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, स्पीसीज 1 को ही एंट्री यहाँ पे मिलेगी फॉर फर्टिलाइज द एग। ओके, समझा? अभी क्लियर है? आरती समझा? Yes, sir. हाँ, गुड। नाउ फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग इंटरेक्ट्स विद द स्पीसीज स्पेसिफिक। स्पीसीज स्पेसिफिक यही लाइन है, स्पेसिफिक स्पीसीज से ही वो इंटरेक्ट करेगा, नहीं तो वो करेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। नाउ द फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज अ कॉम्पेटिबिलिटी। भाई कॉम्पेटिबिलिटी वर्ड है ना, ये कंप्यूटर से लिया गया। अभी क्या होता है कि कोई कोई सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ओके, तो आईटी का अगर नॉलेज है तो आपको बता देता हूँ कि कोई ऐसी चीज है जो मैकबुक है, यानी एप्पल के जो फोन होते हैं, ओके, कुछ फोन एंड्रॉयड होते हैं। सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। तो एंड्रॉयड के एप्लीकेशन से एंड्रॉयड पे चलेंगे, एंड्रॉयड के एप्लीकेशन जरूरी नहीं कि एप्पल फोन पे भी चलेंगे। एप्पल फोन अलग ही है, उसकी डिजाइन, उसके सॉफ्टवेयर सब कुछ अलग है। जबरदस्ती से मैं एंड्रॉयड फोन के एप्लीकेशन अगर चलाना भी चाहूँ एप्पल पे फोन पे, एंड्रॉयड फोन के एप्लीकेशन एप्पल आईफोन के ऊपर चलाना चाहूँ, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो एप्पल के आईफोन वही कॉम्पिटिबल होंगे जो एप्पल ने डिजाइन किए, या फिर एप्पल के लिए डिजाइन हुए सॉफ्टवेयर। कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी चलेगा, कॉम्पिटेबल होना चाहिए, मैच होने चाहिए, दोनों का मैचिंग होना चाहिए, तो ही पॉसिबल है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? चलो, अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम चलने वाला है, वो है एक्रोसोम। एक्रोसोम रिएक्शन जो है, एज स्पर्म हेड टचेस द जोना पेलिसुडा, जैसे ही हेड रीजन वहां पे ओवम के पास जो सेकंड लेयर है जोना पेलिसुडा, ओके, कहाँ पे? एनिमल पोल रीजन पे, ऊपर की साइड में। एक्रोसोम कवरिंग द रप्चर्स द लाइटिक एंजाइम, ओके, लाइटिक एंजाइम रिलीज करेगा, उसका नाम है एक्रेसिन, या फिर उसका ही दूसरा नाम है जोनालाइजिन। They act as a zona pellucida to point of the contact. जैसे ही टच होता है वहां की सेकंड लेयर को, वो ये हार्मोन रिलीज करेगा। प्लीज स्टूडेंट, जितने भी हार्मोन है उनको अंडरलाइन करते जाओ, क्योंकि विदाउट हार्मोन यहाँ पे कुछ काम चलने नहीं वाला। यहाँ पे एंजाइम बोल सकते हैं या फिर हार्मोन बोल दो। यहाँ पे एंजाइम वर्ड अच्छा रहेगा कि एंजाइम है एक्रोजिन, उसका दूसरा नाम है जोनालाइजिन। ये कहाँ कम करेगा? अ स्मॉल फर्टिलाइजेशन कोन, ओके, जो फॉर्म होगा ऑन अ एग मेम्ब्रेन, the sperm head comes in contact with the cone and it results the production of the weak wave, जो डीपोलराइजेशन का काम करेगा। यहाँ पे कुछ आयंस का एक्सचेंज होगा, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, जिसकी वजह से इंटरेक्शन होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पॉजिटिव नेगेटिव आयंस का दोनों का क्या होता है? लेयरिंग होता है। They dissolve at the point of the contact and sperm nucleus and the centrioles enters in the egg. जैसे ही वो कांटेक्ट करेगा
तो वो सेंट्रियोल के कांटेक्ट में आ जाएगा एंड अदर पार्ट रिमेन आउटसाइड, जिसके वजह से स्पर्म का पूरा पार्ट नहीं आता। जैसे कि मैं बता देना चाहता हूँ, दिख रहा है आपको? Yes, sir. दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा डायग्राम। स्टेप 1 देखो, स्टेप वन में क्या हो रहा है, स्पर्म मेक्स द कांटेक्ट विद द एग। ओके, जो ज़ोना पेलुसिडा को ब्रेक करेगा विद द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। यहाँ पे एक्रोसोम ब्रेक होगा हेड रीजन, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो एंटर करेगा। वहां पे देखो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है ग्रीन में। ओके, वो धीरे धीरे पेनिट्रेट करेंगे, अपनी जगह बनाएंगे। ओके, सेकंड स्टेप में एक्रोसोम रिएक्ट्स विद ज़ोना पेलुसिडा। थर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्रोसोम रिएक्ट्स विद द पेरीवाइटलाइन मेम्ब्रेन। सेकंड लेयर को ब्रेक करके वो अंदर एंटर करते जाएगा, और वहां पे कुछ प्रोटीन रिसेप्टर्स है जो एक्रोसोम की जितनी मॉलिक्यूल है उसको रिसीव करेंगे। अभी यहाँ पे रिसीव करेंगे रिसेप्टर्स, जो प्रोटीन रिसेप्टर होते हैं सेकेंड लेयर में। कौन सा? पेरीवाइटलाइन मेम्ब्रेन के पास। और फिर फोर्थ जो स्टेप है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूजेस नाउ। तो जैसे जैसे वो पेनिट्रेट करते जाएगा, देखो यहाँ पे स्पर्म पूरा का पूरा एंटर नहीं कर रहे। देखो लास्ट लेयर जो है, ओके, जो ये वाला लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, किसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये ओवम का है, उसको वो एंटर नहीं कर रहा है। बट जो लास्ट वाला पार्ट है यहाँ पे देखो, सिक्स्थ वाला कॉर्टिकल ग्रैन्युल फ्यूजेस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंटर द वाइटलाइन लेयर। पेरीवाइटलाइन ये वाला था येलो कलर का, अभी वाइटलाइन मेम्ब्रेन को एंटर करेगा, बट ओनली स्पर्म का न्यूक्लियस ही अंदर जा रहा है। जो वाइटलाइन लेयर या फिर वाइटलाइन मेम्ब्रेन को ब्रेक कर रहा है और अंदर पहुंच रहा है, तो ये स्पर्म बाहर रह जाता है, पूरा का पूरा बाहर रह जाता है। बाद में स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। सिर्फ उसका न्यूक्लियस रीजन अंदर क्या करेगा, एंटर करेगा। तो ऐसा था इसका काम, बहुत ही इफेक्टिव काम है। समझ में आया अभी आपको? Yes, sir. ओके गुड। अभी हमारे पास 10 मिनट है, हम लोग जरा सम अप कर लेते हैं फटाफट। ओके नाउ ये तो हो गया। एक्टिवेशन ऑफ द ओवम देखते हैं कि एक बार स्पर्म एंड ओवम का न्यूक्लियस, दोनों का न्यूक्लियस अभी फ्यूज होगा, इसलिए एक्टिवेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे ही एक्टिवेशन होगा, द स्पर्म ऑफ द ओवम बिफोर द फर्टिलाइजेशन वाज इन मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 मियोसिस का फेज है, पता है आपको, विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्पर्म हेड। वहां पे क्या होगा, जैसे ही स्पर्म का हेड रीजन से जैसा न्यूक्लियस अंदर एंट्री करेगा, वाइटलाइन मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, and it get activated to resume and complete the meiosis 2। मेटाफेज 2 के बाद एनाफेज, एनाफेज 2 के बाद टेलोफेज, फाइनली साइटोकाइनेसिस। ये प्रोसेस पता ही है आपको सबको, meiosis कंप्लीट होगा। with this gives out of the second polarity body। पोलर बॉडी को क्या करेगा, वो कंप्लीट करेगा। नाउ द जर्मिनल वेसिकल ऑर्गेनाइज दिस फीमेल प्रोन्यूक्लियस। फीमेल यानी कि ओवन के पास जो प्रोन्यूक्लियस है, ये क्या होगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा, और अभी ये फर्टिलाइज हो गया, ऐसे मान के चलते हैं। तो फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म। नाउ द कवरिंग ऑफ द मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियर डीजेनरेट्स एंड क्रोमोसोमल पेयरिंग। कल मैंने दिखाया था क्रोमोसोम कैसे खुलते हैं, कल का वीडियो चाहे तो मैं लिंक कर दूंगा आपको थोड़ी देर में, वो वीडियो देखो। कितना अच्छे ढंग से उन लोगों ने समझाया कि दोनों के भी न्यूक्लियस जब इंटरेक्ट होते हैं, तो दोनों स्पर्म एंड ओवम का जो न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर जो भी क्रोमैटिड्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बाद में वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, उनमें ब्रेकिंग होता है, आधे क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं एनाफेज में, और जाके सेल बनाते हैं, सेल फॉर्मेशन करते हैं, उसको ही बोलते हैं सिंकैरियन।
फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम बाय द प्रोसेस ऑफ सिमगैमी। सिमगैमी का ही सिंपल मीनिंग है दोनों न्यूक्लियस मिक्स होना, दोनों न्यूक्लियस यानी स्पर्म का न्यूक्लियस एंड एग का न्यूक्लियस, दोनों का न्यूक्लियस मिक्स होना, फ्यूज करना, इसको बोलते हैं सिमगैमी। इसको दूसरा नाम है कैरियोगैमी। गैमी यानी कि क्या, गैमेट्स, सिम मींस मिक्सिंग। The zygote is formed now and the proximal centriole receive the sperm help the formation of the syncytial spindles। स्पिंडल यानी कि क्या, एक दूसरों की पोलैरिटी वो लोग डिसाइड करते कि आधे क्रोमोसोम एक पोल के पास जाने चाहिए अपोजिट डायरेक्शन पे, और दूसरे क्रोमोसोम आधे क्रोमोसोम दूसरे पोल्स पे जाने चाहिए। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होंगे, तो यहाँ पे क्लीवेज फॉर्मेशन होगा, उसको ही बोलते हैं ब्लास्टोमियर स्टेज। तो यहाँ पे दो ब्लास्टोमियर्स बनेंगे। अभी ब्लास्टोमियर्स दिखा देता हूं आपको, देखो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आपको दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जो जाइगोट बना था, ओके, जिसमें स्टार्टिंग में फ्यूजन हुआ, बट जैसे ही यहाँ पे स्पर्म एंड एग न्यूक्लियस जो फ्यूज हुए होंगे, उनमें जब क्रोमोसोम डिवाइड हुए होंगे ना, क्योंकि दोनों के पास मिला के कितने 46 क्रोमोसोम होंगे, तो 46 क्रोमोसोम से जो सेल बनेगी वो डिप्लॉयड ही होगी, बट वो इक्वली फॉर्म हो जाती है, दोनों भी सेपरेट हो जाती है। जैसे सेल डिवीजन ही एक टाइप का सेल डिवीजन है, बट यहाँ पे मियोसिस कंप्लीट होती है, जिसमें एक साथ दो सेल बन जाती है। ये भले ही एक सेल है, दिस इज अ कंबाइंड सेल, बट सेल के अंदर न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो जाती है। ये 2 स्टेज से अभी 4 स्टेज आती है, बाद में 4 से डबल हो जाता है, यानी कि 8 सेल स्टेज, बाद में 16 सेल स्टेज, मोरुला स्टेज आती है। ये धीरे धीरे हम लोग कल देखेंगे 1 बाय 1। ओके, बट यहाँ पे आपको एक और बात देखनी है कि सिग्निफिकेंस, फायदा क्या है इसका, सब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का फायदा क्या है। फायदा ये है, सेकेंडरी oocyte completes the formation of oogenesis। जैसे ही oogenesis कंप्लीट होती है, गैमेट फॉर्मेशन होने लगता है, अभी ये क्या हो जाता है, मैच्योर ओवम बन जाता है, बट इसका प्लॉइडी नंबर हाफ हो जाता है, क्योंकि मियोसिस चलता है ना, इसमें हाफ हो जाता है, हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं। दिस डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर स्टोर्स द जाइगोट। ये लाइन क्या है, तो आपको पता है कि स्पर्म के पास 23 क्रोमोसोम है और ओवम के पास 23 क्रोमोसोम, दोनों को मिला के 46 क्रोमोसोम मिल जाते हैं। दैट मींस ये डिप्लॉयड हो गया, ये है हैप्लॉइड। ओके, इसलिए मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि भले ही हम लोग ऑर्गेनिज्म के पास 46 क्रोमोसोम थे, बट गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे कितने क्रोमोसोम आ जाते हैं, 23, हाफ क्रोमोसोम आ जाते हैं। अगर 46 कर ले तो कितना क्रोमोसोम हो जाता है आपके पास, ऑलमोस्ट कितने 92 क्रोमोसोम। ऐसा तो कोई ऑर्गेनिज्म अभी तक बना नहीं है, इन फ्यूचर बन गया तो ठीक है, बट अभी तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। जाइगोट फॉर्मेशन के लिए हैप्लॉइड गैमेट की ही जरूरत पड़ती है फॉर सिंगैमेट। थर्ड, इट इज अ ओवम lacks the centrioles necessary for the further division and receives from the sperm during the fertilization। यानी कि क्या, सेंट्रियोल स्पर्म के पास होता है, यानी स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है उसके पास क्या होता है, सेंट्रियोल होता है। सेंट्रियोल्स पता है आपको कि वो स्पिंडल फाइबर फॉर्म करते हैं। ओके, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के में आपको पता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं डिवाइड होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, आपको पता ही है, ऐसा हम लोगों ने देखा था। Yes, sir. राइट, तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर फॉर्म करने की एबिलिटी किसमें है, तो इसके पास, स्पर्म के पास। ओके, ओवम के पास नहीं होता। सेकेंडली, द फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन दोनों में होगा, और दोनों कौन से होंगे, पेरेंट्स होंगे, दोनों को क्या बोलेंगे, पेरेंट्स। एंड इट रिजल्ट द वेरिएशन व्हिच सिग्निफाई द इवोल्यूशन। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर मेल एंड फीमेल ये अगर कैटेगरी नहीं होती, जेंडर नहीं होते ना, तो यहाँ पे इवोल्यूशन होता ही नहीं किसी एनिमल का या फिर कोई भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि मेल में जो कैरेक्टर है और फीमेल में जो कैरेक्टर है दोनों भी अलग अलग है। तो दोनों के मिक्सिंग कैरेक्टर्स जब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो रहे, तो ही ये पॉसिबल होता है कि इनमें वेरिएशन आएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो है इनहेरिटेंस वाला जो चैप्टर है, तो इनहेरिटेंस वाला चैप्टर जो मेंडल वाला है, इसमें ही बताया गया है कि जब एक डोमिनेंट कैरेक्टर वाला ऑर्गेनिज्म, ओके, और दूसरा अगर रिसेसिव है, तो दोनों के गैमेट के फ्यूजन के बाद जो भी ऑर्गेनिज्म डेवलप होने वाला है वो होगा, क्या होगा, हाइब्रिड होगा, यानी कि उनमें कैरेक्टर्स की क्या होगी, वेरिएशंस दिखेंगे।
दोनों ऑर्गेनिज्म की क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक एक ही ऑर्गेनिज्म में होगी। नेक्स्ट जनरेशन में उस ऑर्गेनिज्म ने दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, तब भी क्या होगा, वेरिएशन डेवलप होगा, क्योंकि सेकंड जो पर्सन होगा, सेकंड जनरेशन वाले, उसके पास भी अलग कैरेक्टर्स है। तो इसी वजह से जितनी भी ऑर्गेनिज्म धरती पे है, इनमें इवोल्यूशन हुआ, चेंजेस दिखे। सिंपल से फैमिली में हम लोग सभी पेरेंट्स ही है, बट पेरेंट्स की तरह हम लोग दिखते हैं क्या, नहीं, पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर हम लोग में आए, बट आने वाली जनरेशन में वो अलग और होने वाले। लास्टली द सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म या फिर ऑफस्प्रिंग आर डिटरमाइंड, ओके। और क्रोमोसोम किस ढंग से बढ़ते हैं, कैसे जाएंगे, वो ही डिसाइड करेगा कि आने वाली जनरेशन मेल होगी या फिर फीमेल होगी, क्योंकि वो क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड है। अगर एक्स क्रोमोसोम, जब हम लोग सेक्स डिटरमिनेशन देखेंगे तब देखेंगे, एंड एक्स वाई, ये क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है, ये एक्स तो कॉमन है। फाइनली जो सेकंड एक्स जो फीमेल में पाया जाता है, वो अगर है पेयरिंग होती है, तो ये ऑलवेज क्या होगी, गर्ल होगी। सेकेंडली अगर फादर साइड से वाई क्रोमोसोम आ रही है, अगर डोमिनेंट है, ये वाला कैसा है, डोमिनेंट, तो ही पॉसिबल है कि वो अगर क्रोमोसोम डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ आगे बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली आने वाला जो बच्चा होगा वो क्या रहेगा, वो मेल रहेगा। ओके, तो आज यहाँ पे सेशन को एंड करते, कुछ डाउट्स होंगे तो यू कैन आस्क मी नाउ। आपको 5 मिनट में लेक्चर वैसे तो अपलोड हो जाएगा, आप आपके साइट पे देख सकते हैं, आपका जो ऐप है स्कूल ओएस के ऊपर आपको सभी लेक्चर्स अपडेटेड मिल जाएंगे। आरती कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। आरती कुछ पूछना है? नो सर। देन लक्ष्मी मैडम बोलिए, कुछ आपको कुछ पूछना है तो। क्या पूछना है, जरा जोर से बोलो ना, आवाज नहीं आ रहा है आपका। सर कौन पूछ रहे हैं? अच्छा प्लीज, आज का जो पार्ट था ना, प्लीज जरा रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये डिफिकल्ट इतना भी नहीं है, आप थोड़ा बहुत रीड करेंगे तो आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके सर। कुछ इतना सर कल टेंशन टेस्ट नहीं। है ना? हाँ कौन सा? कल टेस्ट है ना बायो का? हाँ कल टेस्ट है। आप कोई भी टाइम पे आपका चैप्टर है 1, तो चैप्टर इज ओके। फर्स्ट। हाँ, और यस सर। बेस्ड है, 20 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको सिर्फ सॉल्व करना है अपने टाइम के हिसाब से। ओके, जब भी आपको टाइम मिलेगा आप कर सकते हैं। ओके, आप जैसे ही लॉगिन जाएंगे आपको देखेगा। ओके सर। ओके सर। ओके चलो फिर बाय नेक्स्ट सर। लेक्चर में मिलते हैं। सर ओके सेम चलो, कैरी ऑन मतलब। ओके टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।